आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। हमारे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर गिवन है जिसका टोटल मास कितना गिवन है आपको m, और उसका रेडियस गिवन है आपको r। ठीक है, रेडियस कितना है r। इस यूनिफॉर्म मास की वजह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तीन अलग अलग पॉइंट पे। 3 पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले बाहर, फिर सरफेस पे, और फिर हॉलो स्फीयर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाहर वाले किसी पॉइंट की। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी पॉइंट P विच इज आउटसाइड द गिवन स्फीयर, सो एट पॉइंट P आई नो कि जो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर की तरफ लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग होगा, सेंटर की तरफ लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव नेचर, जिसकी वजह से P पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या बोलोगे, इट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं P पॉइंट पे पास करने वाला कोई भी एक सर्कल अगर ड्रॉ करूं, कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करूं इस टाइप का, इन सच ए वे कि सर्कल का सेंटर कहां पे पड़ रहे हैं, P पॉइंट से कंसेंट्रिक है। सो जितने भी मेरे पॉइंट इस सर्कल पे लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट मेरे सर्कल पे लाई करेंगे, सब पे जो ग्रेविटेशन फील्ड जो आएगी ना, इट विल बी इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हमेशा कहां पे आएगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग। और अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इस चीज को भी ध्यान रखना, इट विल बी ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, सो आउटसाइड वाले पॉइंट पे अगर मैं किसी भी डिस्टेंस पे चला जाऊं, तो उस डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो आएगी वो आएगी यूनिफॉर्म, एंड इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, सो इस चीज को हम लिख भी लेते हैं। क्या लिखेंगे, इन surrounding at all points, in surrounding at all points G vector exists in radially, किस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्टिव नेचर का था। इट एग्जिस्ट इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, so for a uniform shell, we can assume that all of its mass is concentrated at its center, is concentrated at its center। ठीक है, हमने क्या माना कि जो भी आपका मास है, हॉलो स्फीयर का मास, वो हमने कहाँ पे मान लिया, सेंटर पे मान लिया, और उस सेंटर पे हमने मास एज्यूम करके P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, किसके लिए, ये किस केस के लिए बोलो, जब तुम्हारा P पॉइंट क्या है, एट आउटर पॉइंट। जब भी तुम किस पॉइंट की बात कर रहे हो, आउटर पॉइंट की बात कर रहे हो। सो फॉर आउटर पॉइंट मतलब when the distance of the point from the center x is greater than the radius of the hollow sphere, in that case the gravitational field strength at the point P will be given by gm upon x square, जहाँ पे मेरी P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना मान एज्यूम कर रहा हूँ मैं, x। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, अगर मैं सरफेस पे कोई अगर पॉइंट P लाई करेगा, उस सरफेस वाले पॉइंट के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ, सो फॉर सरफेस पे अगर पॉइंट्स है तो उसके लिए x किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस r के बराबर। एंड इन दैट केस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर विल कम आउट टू बी gm अपॉन r स्क्वायर। कितना आएगा, gm अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, अगर मुझे इंटरनल पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, सेम मेरे पास वही हॉलो स्फीयर गिवन है m, उसका रेडियस कितना गिवन है r, और मुझे इस पॉइंट P पे निकालना है जहाँ पे P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज गिवन एज x एंड x इज लेस देन द रेडियस r। मतलब पॉइंट P कहाँ पे आ गया, इंटरनल पॉइंट। सो
for internal point gravitational field strength will depend upon, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? It will depend upon only the mass which is contained within the sphere, within the imaginary sphere as shown. मतलब जिस पॉइंट P पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, हम क्या मानेंगे? P पॉइंट पे आप एक इमेजिनरी स्फीयर लो इन सच ए वे कि स्फीयर का जो सेंटर जो है वो आपके हॉलो स्फीयर के सेंटर के साथ क्या करना चाहिए? कंसाइड करना चाहिए, ठीक है। सो P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो आएगा वो उतने मास की वजह से आएगा जो इस स्फीयर के अंदर है। सिंस आपके पास क्या था? हॉलो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर का सारा मास उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम या उसके सरफेस एरिया में। सो जो मैंने पिंक कलर से पोर्शन जो शेड किया उसके अंदर आपका कोई मास इंक्लूड हुआ क्या? मास नहीं इंक्लूड हुआ। इसलिए सिंस इसमें जो मास जो है वो मास क्या है? जीरो। इसलिए P पॉइंट पे जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो आएगा वो भी क्या आएगा? जीरो। सो यू विल डायरेक्टली से दैट ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज इनसाइड द हॉलो स्फीयर इट इज इक्वल टू जीरो। कितना आएगा? जीरो। और इनसाइड पॉइंट का मतलब क्या है? एक्सेस लेस देन आर। कोई भी पॉइंट हो, किसी भी रेडियस पे हो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो हमें आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितना मिला? 1/x² के प्रोपोर्शनल, हम इसको लिख लेते हैं g आउटसाइड। सरफेस पे कितना मिला? gm/r²। और इनसाइड वाले पॉइंट पे कितना मिला है? जीरो। सो अगर मैं प्लॉट इसका प्लॉट करूं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस r का, where the distance x I am plotting on the x-axis and the gravitational field strength I am plotting on the y-axis, और यहाँ पे मेरे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट है x = r वाला। ठीक है, x = r वाली मेरे पास एक ये डॉटेड लाइन है। सो एट ऑल द पॉइंट्स विच आर इनसाइड द हॉलो स्फीयर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आई है? जीरो। सो दैट लाइन विल कंसाइड विद द एक्स एक्सिस। उसके बाद जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे सडनली कितना आ गया? gm/r²। और इसके बाहर जब जाएंगे तो इस टाइप का आपके पास वेरिएशन आएगा, जहां पे ये वाली वैल्यू क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस विच कम्स आउट टू बी gm/r²। और बाहर आपके पास कितना आएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ gm/x²। मतलब 1/x² के हिसाब से क्या करेगा? आपका वेरी करेगा। समझ में आया? ठीक है, ये तो है हॉलो स्फीयर के बारे में। आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। किसकी वजह से देख रहे हैं? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के सारे रिजल्ट्स लगभग वैसे हैं जैसे हमारे पास हॉलो स्फीयर के आए थे। मतलब अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट P आउटसाइड पॉइंट था तो उस आउटसाइड पॉइंट के लिए मैंने क्या किया? एक स्फीयर एज्यूम किया इन सच ए वे इस स्फीयर का सेंटर मेरे स्फीयर इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर मेरे गिवन सॉलिड स्फीयर के साथ कंसाइड करेगा। सो P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो आएगी वो कहाँ पे आएगी? रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन पे। एंड सिर्फ P पॉइंट पे नहीं, इस स्फीयर पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ आएगी? इन रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन, एंड इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट फॉर आउटर पॉइंट्स। आउटर पॉइंट का मतलब क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन द रेडियस। जहाँ पे मैं आपके लिए बना भी देता हूँ कि इसका मास है m और इसका रेडियस है r। रेडियस कितना है? r। सो सभी आउटर पॉइंट के लिए आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो P पॉइंट पे आएगा इट विल कम आउट टू बी gm/x²। ठीक है, फिर हम किसी सरफेस पे आते हैं। सो फॉर सरफेस पॉइंट्स, सरफेस के लिए हमारे x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? r के बराबर। एंड इन दैट केस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट सरफेस विल कम आउट टू बी gm/r²। अब हम आएंगे अंदर वाले पॉइंट पे। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट को ध्यान से समझना।
अगर आपको अंदर इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालने हैं, तो मैंने पहले क्या बताया था कि पी पॉइंट पे जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालोगे तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मास सिर्फ वही होगा कि मैं पी पॉइंट पे एक क्या इमेजिन करूं, पी पॉइंट पे मैं एक स्फीयर इमेजिन करूं इन सच अ वे कि स्फीयर का सेंटर मेरे गिवन स्फीयर से क्या करना चाहिए, कंसाइड करना चाहिए, और पी पॉइंट पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो सिर्फ इसी मास की वजह से होगा, सिर्फ इतनी ही मास की वजह से होगा। तो मुझे सॉलिड स्फीयर के अंदर का इतना ही मास निकालने है। कितना मास? जो मेरे पी पॉइंट पे एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर का मास है। ठीक है, अगर टोटल मास m था और रेडियस r था, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? इस स्फीयर के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप बोलते हो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी m, वो कितना आएगा? मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। सो जो मेरा पर्पल कलर का जो मेरा एज्यूम स्फीयर है, इस स्फीयर का मास कितना आएगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपने स्फीयर लिया था स्मॉल r रेडियस पे, स्फीयर कहाँ पे लिया था? स्मॉल r, या x की टर्म्स में बात कर रहे हैं, सो हमने x रेडियस का स्फीयर एज्यूम किया। सो इस स्फीयर का मास कितना आएगा? मास ऑफ स्फीयर, इसको हम स्मॉल m अगर लिखें तो इट विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल टू 4/3 पाई x क्यूब। और जब आप यहाँ पे मास डेंसिटी की वैल्यू को पुट करोगे, मास डेंसिटी की वैल्यू को पुट करोगे, सो यू विल गेट द मास ऑफ द स्फीयर स्मॉल m इज इक्वल टू m इंटू एक्स क्यूब अपॉन r क्यूब। कितना आएगा? m इंटू एक्स क्यूब अपॉन r क्यूब। अब जो मेरा पॉइंट P है वो इस इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी स्फीयर के सरफेस पे आ गया। इस इमेजिनरी स्फीयर के कहाँ पे आ गया? सरफेस पे आ गया। तो सरफेस वाले पॉइंट पे अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने हैं, क्या निकालने? फॉर इनसाइड पॉइंट, और इनसाइड पॉइंट का मतलब क्या है? द डिस्टेंस x इज लेस देन द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर, और इसके लिए g एट इनसाइड पॉइंट विल बी गिवन बाय gm, जहाँ पे m के स्मॉल m ले रहा हूँ। मतलब कौन सा मास? जो मेरे इमेजिनरी स्फीयर का मास था, और इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस कितना है? x। सो बेसिकली मैंने सरफेस वाला फॉर्मूला यूज किया इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, जहां पे मैंने इनसाइड वाले पॉइंट पे क्या माना कि मैं पर्पल वाला अपना एक स्फीयर एज्यूम कर रहा हूँ, स्फीयर का सरफेस। तो कितना आ गया? जीएम अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या लिखा है? स्मॉल एम। स्मॉल एम की वैल्यू पुट करो, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एम। जी अपॉन एक्स स्क्वायर तो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्मॉल एम कितना है? कैपिटल एम एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। सो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड at inside point ग्रेविटेशनल फील्ड एट इनसाइड पॉइंट कितना आ जाएगा? gmx अपॉन r क्यूब। समझ में आई बात? कितना आया? gmx अपॉन r क्यूब। सो हमें इनसाइड वाले पॉइंट पे मिल गया, सरफेस पे मिल गया, और आउटसाइड वाले पॉइंट पे मिल गया। तो एक बार दोबारा हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें वैल्यूज मिल गए। g एट outside comes out to be capital G, capital G m upon x square। फिर हमें सरफेस पे कितना मिला है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और फिर हमें इनसाइड वाले पॉइंट पे कितना मिली है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। इन तीनों को प्लॉट करते हैं हम। तो प्लॉट कैसे करेंगे? ऑन द वाई एक्सिस आई एम प्लॉटिंग माई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एंड ऑन द एक्स एक्सिस आई एम प्लॉटिंग माई डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगेन आई हैव गॉट अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू r। ये वाली रेड वाली डॉटेड लाइन मुझे क्या बता रही है? x इक्वल टू r की वैल्यू। सो सबसे पहले अगर मैं देखूं x इक्वल टू r वाले पॉइंट पे मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना मिला होगा? सरफेस वाला। उससे पहले मतलब इनसाइड वाले पॉइंट पे अगर बात करोगे, सो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए मेरी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस x, और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। सो व्हेन x इज लेस देन r, तो आपके पास क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है,
और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, 1/x² के प्रोपोर्शनल कर्व आएगा। समझ में आया? So the region to the right hand side of this red dotted line represents x is greater than r, and the region on the left hand side of this dotted line represents the region when x is less than r. और यहाँ पे आपको सरफेस वाली वैल्यू मिली है g ऑन द सरफेस। समझ में आया? पक्का? लास्ट हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ लॉन्ग थ्रेड। किसकी वजह से? एक लॉन्ग थ्रेड की वजह से। वेयर I am given that the mass per unit length of this long thread is lambda kg per meter. इस लैम्डा kg पर मीटर वाली लॉन्ग थ्रेड की वजह से P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपने गिवन थ्रेड पर, गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द थ्रेड इज r। इसके सेंटर से y डिस्टेंस नीचे जाके dy वेट का एक छोटा सा एलिमेंट लिए। dy वेट का क्या लिया? एक छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? अट्रैक्टिव नेचर की। सो इट विल बी अलोंग द एलिमेंटल मास। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट तो आएगा इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। एक कंपोनेंट कहाँ पे आएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। लेट द स्मॉल एंगल, ये वाला जो स्मॉल एंगल जो है ना, ये थीटा है। जो मेरे छोटे से एलिमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जो आई है वो कितनी आई है? dg। सो dg के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो वायर के अलोंग आया, वायर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया, ये वाला, वो कितना आएगा? dg cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट कितना आएगा? dg sin थीटा। कितना आएगा? dg sin थीटा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ द एलिमेंट। अगर मेरे एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dy। सो मास ऑफ एलिमेंट dm कितना आएगा? लैम्डा इंटू dy। कितना आएगा? लैम्डा इंटू dy। इस पॉइंट मास dm की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ P पॉइंट पे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे? एट P। किसकी वजह से? ड्यू टू मास dm। सिंस छोटा मास था इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी कितनी आएगी? छोटी सी। और कितनी आएगी? g dm डिवाइडेड बाय मास का पॉइंट से डिस्टेंस। डायग्राम में देखो, मास का पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? ये वाला हाइपोटेन्यूस वाला डिस्टेंस, जहां पे परपेंडिकुलर कितना था? y और बेस कितना है? r। तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा? √r² प्लस y²। √r² प्लस y²। सो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना आता है? gm/r²। सो बेसिकली इट विल बी √r² प्लस y² के रूट का होल स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया? एलिमेंटल मास m की वजह, dm की वजह से P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन। अब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगी वो कहाँ पे आएगी? इन द डायरेक्शन टुवर्ड द गिवन थ्रेड। और जो आपके पास dg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट बाय एज्यूमिंग अ सिमेट्रिक एलिमेंट ऑन द अपर साइड। कैसे? दोबारा डायग्राम देखो, अगर मैं y डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाता और वहां पे जाके dy वेट का एक छोटा सा एलिमेंट लेता, ये एलिमेंट मेरे गिवन पिंक वाले एलिमेंट से क्या होता है? सिमेट्रिक। हर रिस्पेक्ट में क्या आता है? सिमेट्रिक, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मास भी सेम है, इसलिए P पॉइंट पे ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो बनाएगा वो भी क्या बनाएगा? इक्वल मैग्नीट्यूड की। और इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, एक आएगा अलोंग डायरेक्शन में। अब जो ऊपर की तरफ जो हमारा एलिमेंट जो आया वो हमारे कैंसिल आउट करेगा नीचे वाले एलिमेंट को। सो dg sin थीटा तो क्या होगा? कैंसिल आउट, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ dg cos थीटा। सो यू विल राइट, क्या लिखेंगे आप? दैट द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P g will be given by integral of dg into cos theta। dg into cos theta आया ना? पुट करो वैल्यू। dg की वैल्यू कितनी आएगी? g dm, dm कितना है? लैम्डा इंटू dy डिवाइडेड बाय r² प्लस y²। रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, इंटू cos थीटा। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो मेरा ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल के लिए cos थीटा क्या होगा? फॉर दिस ट्राइंगल cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है इसका? r, और हाइपोटेन्यूस कितना है? √r² प्लस y²। √r² प्लस y²।
सो कॉस थीटा कितना आएगा, r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो इट विल बी r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कहाँ तक की आएंगी, मेरा y डिस्टेंस अपवर्ड साइड में और डाउनवर्ड साइड में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो द इंटीग्रल लिमिट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. कांस्टेंट जो है वो सब इंटीग्रल साइन से बाहर ले आओ. सो g लैम्डा और r तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा. अंदर इंटीग्रेशन किसका बचेगा, dy अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2. इसका इंटीग्रेशन बचेगा और इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इसी टाइप का इंटीग्रेशन हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, जहाँ पे हम y को क्या एज्यूम कर लेंगे, r tan थीटा. सो dy कितना आएगा, r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और हमारे पास r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2 कितना आ जाएगा, r क्यूब सेक क्यूब थीटा. देखा था ये चीज़ हमने. अच्छा, यहाँ पे हम साथ में अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट्स भी चेंज कर देंगे. कैसे, जब मेरे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी तो थीटा कहाँ पे रहा होगा, माइनस पाई/2 पे. थीटा की वैल्यू कितनी आई होगी, माइनस पाई/2. और जब मेरा y प्लस इन्फिनिटी पे गया होगा तो वहाँ पे थीटा कितना हो गया होगा, प्लस पाई/2. सो इंटीग्रेशन में हम पुट करें, सो g विल बी गिवन बाय g लैम्डा r इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2. dy की जगह क्या लिखेंगे, r स्क्वायर, नो dy विल बी r सेक स्क्वायर थीटा. सो इट विल बी r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, r क्यूब सेक क्यूब थीटा. अब देखो न्यूमरेटर में आपके पास दो r आए, एक r तो आया इंटीग्रल के साइन के अंदर वाला और एक आया बाहर वाला. जो डिनोमिनेटर के r क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, सिर्फ r. और न्यूमरेटर का सेक स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर के सेक क्यूब थीटा से कैंसिल आउट होगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, सेक थीटा. 1 अपॉन सेक थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा. सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ g विल कम आउट टू बी कैपिटल G लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2. कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा. सो इट विल बी इक्वल टू g लैम्डा बाय r साइन थीटा. और इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2. वैल्यू पुट करो. सो इट विल बी g लैम्डा बाय r साइन ऑफ पाई/2 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई/2. ठीक है, ये बताओ साइन पाई/2 कितना होता है, +1. साइन माइनस पाई/2 कितना होता है, -1. -1 का नेगेटिव साइन हमारे इस नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा, मिलके पॉजिटिव. और 1 + 1 कितना आएगा, 2. सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ P पॉइंट पे जो आपको मिलेगी, ये कितनी मिलेगी, 2g लैम्डा बाय r. कितना मिला ये, 2g लैम्डा अपॉन r. ये मैग्नीट्यूड आपको याद रखना जरूरी है. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बताओ इस डायग्राम से. नेट डायरेक्शन कौन सी आई थी, dg cos थीटा वाली. नेट डायरेक्शन किसकी प्रिवेल की थी, dg cos थीटा वाली. मतलब इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द लाइन इटसेल्फ.